Hello friends, welcome to the channel and today's topic is features of accounting। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फीचर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होता है। मैंने आपको एक प्रॉपर पूरा ओवरव्यू दिया था कि अकाउंटिंग क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व है, किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है, क्यों की जाती है। एक जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ताकि आपको थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म हो सके कि एक्चुअल अकाउंटिंग होता क्या है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फीचर्स। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देखें। तो अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है फीचर्स। फीचर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइज, वो ये कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर 3 नाम लिखे गए हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये तीनों साइनोनिम्स हैं। पेपर में आपको इन तीनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। आपको अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको इन्हीं फीचर्स के बारे में लिखना है जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फीचर हमारे पास क्या लिखा गया है, दैट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। अकाउंटिंग एक साइंस किस तरह से है या अकाउंटिंग एक आर्ट किस तरह से है, ये समझने से पहले आपको कुछ और समझना होगा। वो क्या कि साइंस का मतलब क्या होता है और आर्ट का मतलब क्या होता है। साइंस गाइस क्या होता है, साइंस का मतलब होता है एक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है। साइंस का मतलब क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड हो कुछ सर्टेन रूल्स पर और कुछ प्रिंसिपल्स पर। तो हमारा क्या सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी बॉडी जो मतलब कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। तो ठीक है, साइंस का तुम्हें पता है कि कुछ वहाँ पे अपने लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बेसिस पर हम पूरी साइंस फील्ड की स्टडी करते हैं। पर अकाउंटिंग को हम साइंस कह रहे हैं, क्या अकाउंटिंग के भी कुछ खुद के रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर हमें पूरे अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना होता है। तो यस, ऐसा है, अकाउंटिंग के भी खुद के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं और वो जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज़ गैप, जिसके बेसिस पर पूरी अकाउंटिंग को किया जाता है, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है, पूरे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या है ये भी हम फर्दर वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि हमारे पास हम अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ उसके खुद के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए हम पूरी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पूरे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, अब हमारे पास बात आती है कि अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों बोलते हैं, वाई अकाउंटिंग इज़ नोन एज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग को अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करना। सिर्फ जो थियोरेटिकल आप पढ़ रहे हो, थ्योरी में जो चीज़ पढ़ रहे हो वो तो हमारी होगी कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं कि किस चीज़ को किस तरह से किया जाता है। बट जब तक आप उसे प्रैक्टिकल इम्प्लाई नहीं करोगे तब तक हम उसे एक आर्ट नहीं बोल सकते। जब तक आप अपने क्रिएटिव माइंड का, अपने स्किल्स का इम्प्लीकेशन नहीं करोगे, उनका यूज़ नहीं करोगे, आप उस चीज़ को आर्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हम अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, जो ये गैप हैं, इन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इन्हें समझा नहीं जाता, इन्हें बल्कि इम्प्लाई भी किया जाता है। इनके बेसिस पर ही अकाउंटेंट जो होता है, जो बुक कीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग को साइंस भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर। अब हम मूव करते हैं सेकेंड फीचर की तरफ। सेकेंड फीचर हमारे पास क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, दिस इज़ द सेकेंड फीचर। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब हमारे पास दिया हुआ है, मीन्स एनी एक्टिविटी दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन से गाइस आप समझ सकते हो, मीन्स द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के पास कैश अवेलेबल है उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगी उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड, ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी कंपनी की अर्निंग्स को।
कंपनी का जो कैश है वो कम या ज़्यादा होगा, तो उन्हें हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये क्या कह रहा है फीचर कि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब कि बिजनेस में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होती होंगी, बट जब अकाउंटिंग परफॉर्म की जाएगी तो उस टाइम पर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दूसरी ट्रांजैक्शंस कैसी हो सकती हैं, मतलब टोटल हमारे पास काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कौन सी हुई, जो कंपनी की अर्निंग्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, बट जो कंपनी की अर्निंग्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती पर बिजनेस में परफॉर्म जरूर होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों का एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। परचेज ऑफ अ लैंड, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और हमारे प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में अगर फाइट हो रही है, ये भी एक एक्टिविटी है जो कि बिजनेस में परफॉर्म हुई है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी की जो गुडविल वगैरह है उस पर इम्पैक्ट डल सकता है, बट ये डायरेक्टली कैश को या कंपनी की अर्निंग्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी, इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में। तो अकाउंटिंग में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप सो आपको ये सेकेंड फीचर भी समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द थर्ड फीचर विच इज़ रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली का क्या मतलब है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन मोनेटरी टर्म्स ओनली। मोनेटरी मीन्स मनी की टर्म्स में ही ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना है। इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब मैं आपके एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ अ बिजनेस मैन परचेजेज 100 शेयर्स वर्थ ऑफ ₹200 ईच। अगर एक बिजनेसमैन 100 शेयर्स परचेज करके लाता है और इसमें हर एक शेयर जो है कितने रुपए की है, हर एक शेयर की जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ ईच, हर एक शेयर 200 रुपये की है। दैट मीन्स एक शेयर 200 रुपये की है तो 100 शेयर्स कितने रुपए की हो जाएंगी, 20,000। और शेयर्स कितनी आई हैं, 100 शेयर्स। तो दो चीज़ें हैं, एक तो 100 शेयर्स परचेज करके लाए हैं और 20,000 रुपये देकर आए हैं इनके बदले। तो जब हम अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये रिकॉर्ड करेंगे, या दोनों रिकॉर्ड करेंगे। ये लिखेंगे कि 100 शेयर्स परचेज करके लाए हैं, या फिर ये लिखेंगे कि 20,000 की शेयर्स आएंगे, डायरेक्टली सीधा ये लिखेंगे, या दोनों चीज़ें लिखेंगे। तो अकाउंटिंग में हमेशा हम मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स हम सिंपली रिकॉर्ड करेंगे कि शेयर्स परचेज की हैं कितने रुपीज़ की, 20,000 की, दैट्स इट। Fourth feature is classification. Classification means the division or partition of all the business transactions into separate accounts where each account consists of one type of transaction. क्या मतलब है इसका गाइस, इसका मतलब मैं सिंपल सी तरीके में आपको बताती हूँ कि क्या है। देखो अभी मैंने आपको रिसेंटली क्या बताया कि हमने अकाउंट्स में किस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस वो ट्रांजैक्शंस जो डायरेक्टली हमारे किसको इम्पैक्ट करेंगी, हमारे बिजनेस में कैश को इम्पैक्ट करेंगी, अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेंगी बिजनेस की। ठीक है, तो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मान लो आपने एक बिजनेसमैन है, उसने परचेज की है, तो परचेज वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड्स की तो नहीं करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की परचेज करेगा, इन्वेंट्री भी खरीदेगा, जो लैंड बिल्डिंग होगी वो भी खरीदेगा। तो उस तरह की परचेजेज होंगी और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से होगी। हो सकता है थोड़ी गुड्स उसने एक पर्सन से परचेज की हो, पर्सन एक्स से, और थोड़ी बहुत गुड्स उसने पर्सन वाई से परचेज की हो, थोड़ी बहुत गुड्स उसने पर्सन जेड से परचेज की हो। तो जो हमारी परचेज होगी वो डिफरेंट पर्सन से होगी। ठीक है, डिफरेंट पर्सन से होगी और डिफरेंट गुड्स की होगी। मतलब परचेज के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि परचेज के रिगार्डिंग पूरे साल में क्या सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगी, नहीं होगी ना, बहुत सारी परचेजेस की जाएंगी। तो जो बहुत सारी परचेजेस की जाएंगी सबका नेचर तो सेम ही है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो भी की जाएंगी उन सबका नेचर तो सेम ही है, वो है तो परचेज ही। तो हम जितनी भी परचेज है इन सबको एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे।
क्या कर देंगे, एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे, किस नाम से, परचेज अकाउंट के नाम से। और साल में जितनी भी परचेजेस होंगी, जिस भी मटेरियल की या जिस भी मतलब सेलर से परचेज करके लाए होंगे, वो सारी इस परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि सारी परचेज ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर जाकर रिकॉर्ड कर देना, उससे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह से जितनी भी सेल्स हुई हैं उन्हें सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। और कैश अकाउंट में जितनी भी कैश के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन्हें अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो किस अकाउंट में की जाती है, क्लासिफिकेशन इज डन इन दी लेजर अकाउंट। इसके लिए हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेजर भी एक सेपरेट चैप्टर है आपकी बुक में जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो क्या है, समराइज करना। ट्रांजेक्शन्स को क्या करना, समराइज करना। समराइज करने का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ऑल द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन सच अ वे दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर यूज़र्स। अदर यूज़र्स यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं। एक्सटर्नल पार्टीज़ में हमारे कौन कौन आते हैं, क्रेडिटर्स भी आएंगे हमारे पास, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे, और भी आते हैं। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं आगे कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, अभी सिर्फ आप इतना समझिए समराइज़ करने का मतलब क्या होता है। समराइज़ करने का मतलब ये होता है कि अब आपने इतने सेपरेट अकाउंट्स बना दिए। परचेज अकाउंट अभी ऊपर जो पहले किया था क्लासिफिकेशन, इसमें आपने एक परचेज अकाउंट बना दिया, एक सेल अकाउंट बना दिया, एक लैंड के रिगार्डिंग अलग अकाउंट बना दिया, तो कैश के रिगार्डिंग एक अलग अकाउंट बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट अलग बना हुआ है। तो उन सारे जो वो बिखरा हुआ हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है, उस सबको इकट्ठा करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करके एक जगह पर रिकॉर्ड करना, उसे हम बोलते हैं कि डेटा को हमने समराइज किया है। और समराइज जो होता है वो हम कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। जिसने इससे पहले वाला वीडियो देखा है वहाँ पर भी मैंने टोटल आपको 6 एक्टिविटीज़ बताई थी, उसी में है ये भी क्लासिफिकेशन, समराइज करना वगैरह, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीज़ें अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक फॉर्म हो रही है आपके दिमाग में, जो आपको आगे जाकर हेल्प करेगी, ठीक है। समराइज का मतलब समझ आ गया क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया, समराइजेशन हो गया। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखो, ताकि आपको जो कंसेप्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताइए कि किस तरह से, क्या रीज़न रह गया, नहीं समझ आया, मुझे शायद और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने तरीके में। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि ये समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, या मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझना है, या मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। सो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, अब इंटरप्रिटेशन हमारा नेक्स्ट फीचर है, जिसका मतलब है अकाउंटिंग नॉट ओनली रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स but also provide complete information about the net profit or loss incurred during the year and the financial position of the business at the end of the year। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब ये होता है कि गाइस एक लास्ट में कंक्लूज़न जो है निकालना, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि पूरे साल जो आपने किया उसमें से आपको क्या एट द एंड क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, या फिर आपकी क्या एट द एंड ऑफ ईयर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही बिजनेस की। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये भी अकाउंटिंग का काम होता है। अकाउंटिंग चीज़ों को सिर्फ रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज नहीं करती, वो चीज़ों को इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करती है, चीज़ों को एट द एंड अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है। वो हमें जानने में हेल्प करती है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और एट द एंड ऑफ ईयर बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन
कैसी रही। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं फाइनल अकाउंट्स के थ्रू करते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को इंटरप्रेट करने में। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो मैंने आपको भी बताया, गैप बताया सबसे पहले फीचर में, उसके बाद मैंने आपको ये जैसे बताया लेजर की हम प्रिपेयर करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, यहाँ पर मैंने ट्रायल बैलेंस बताया, फिर अभी मैं बता रही हूँ फाइनल अकाउंट्स करेंगे इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये सारे आपके सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी आपको मतलब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप शुरू से अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलोगे कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग, तो आगे जाकर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, सो लास्ट हमारे पास जो फीचर रहता है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि अकाउंटिंग डज नॉट एंड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ interpreted results to the various stakeholders of the company so that they can make right decisions at the right time। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास अकाउंटिंग है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना उसका लास्ट स्टेप नहीं है, उसके बाद भी एक स्टेप आता है, वो होता है कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन किस चीज़ की होगी कि जो कंपनी के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं इनकी कम्युनिकेशन किसको की जाएगी, स्टेक होल्डर्स को की जाएगी। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स आपकी इनसाइडर, जो इनसाइडर्स होते हैं और जो आपकी आउटसाइड पार्टीज़ होती हैं, ये होते हैं हमारे पास स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो सारे पर्सन, वो सारे कंपनीज जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस के साथ कोई भी मतलब रिलेशन है, कि मतलब कि कंपनी वो बिज़नेस से मतलब कि बिज़नेस के प्रॉफिट्स में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं। क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिज़नेस में ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि हमें इस बिज़नेस को लोन देना है या नहीं देना है, इसीलिए वो हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहते हैं। क्रेडिटर्स हमारे आउटसाइड पार्टीज़ में आते हैं। इन्वेस्टर्स हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट या लॉस को जानने में इंटरेस्टेड क्यों होंगे? हम उन्हें क्यों कम्युनिकेट करें हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं? वो इसीलिए जानना चाहते हैं कि हम इस बिज़नेस में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हम कितने प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि कितने प्रॉफिट्स ये बिज़नेस जनरली कमा पा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट भी जानना चाहती है आपके प्रॉफिट और लॉसेस को, आपको वो ऑडिट करती है कि हाँ सब कुछ सही है, ये कंपनी फेक तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। इनसाइडर्स आपके कौन होते हैं? इनसाइडर्स में आपके मैनेजर्स आते हैं। वो क्यों इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं? ताकि वो टाइमली जो है राइट डिसीजंस लेकर, राइट स्ट्रेटजीज डेवलप कर बिजनेस को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, जो पता चला है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, उन सब का हम कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें सही टाइम पर। और वो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप सो कि आपको फीचर्स का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा क्रक्स है अकाउंटिंग का, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। So guys, this is all for today. I hope you like the content, you enjoyed this content. आपको ये मतलब यूज़फुल था आपके लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल था, आपको समझ में आया, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना गाइज़, और इसको प्लीज़ शेयर करना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ आगे कवर करने वाली हूँ।